मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। किसी बहुत बढ़िया आदमी ने ये बात कही है। भाई यदि आप डेडिकेशन के साथ तन मन धन से तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुंडली के सितारे भी बदल जाते हैं। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सब ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार रहेंगे उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है दल बदल कानून। दल बदल कानून हमारे भारत देश में राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में जो दल बदल करते थे उनको अयोग्य ठहराने के लिए लाया गया। तो दल बदल कानून आखिर क्यों आया? सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए आपके मन में कि आखिर दल बदल कानून की क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, इसके पीछे की कहानी ये है कि 1960 और 70 के दशक में हमारे भारत देश में राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में दल बदल होते थे। एक पार्टी दूसरी पार्टी के सदस्यों को लालच देती थी कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको हम मंत्री बना देंगे। मंत्री पद का लालच, धन का लालच, आपको हम सिंगापुर में फ्लैट दे देंगे, दूसरी शादी करा देंगे। अब दूसरी शादी पर जज्बाती मत हो जाना कि लोग ऐसा भी होता था क्या सर? ऐसे ही एक मजाक के लिए एग्जाम्पल था। तो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए है कि जो संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं। संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते हुए जब व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो इससे पार्टी महत्व प्रभावित होता है। सबसे पहली बात, पार्टी महत्व ऐसे प्रभावित होता है कि अगर आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं। और उस पार्टी की विचारधारा से यदि आप सहमत हैं तो जनता ने उन्हीं भावनाओं को आधार बनाते हुए आपको वोट दिया है। यदि आप बीच में पार्टी बदल दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि पार्टी महत्व को भी आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या थी। दूसरा, आप राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में सामने वाली पार्टी आपको लालच दे रही है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको मंत्री बना देंगे, तो इसलिए आप पार्टी बदल रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो जनप्रतिनिधित्व की भावना है वो आपके अंदर नहीं है, बल्कि लालच की भावना है। तीसरी बात कि यदि कोई सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो इससे सरकार गिरने की संभावना होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में बहुमत का सिद्धांत काम करता है। बहुमत का सिद्धांत ये कहता है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजोरिटी गए तो सरकार गए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि कहीं किसी सदन में 400 सीटें हैं तो 201 उसका बहुमत हुआ, और ऐसे में किसी पार्टी के पास 210 सीटें हैं और उस पार्टी के अगर 20 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो उसका तो बहुमत चला गया और सरकार गिर जाएगी। अब सरकार गिर जाएगी 20 लोगों के जाने से। ऐसे में सरकार में अस्थिरता आती है और ये अस्थिरता कहीं न कहीं नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करती है। ये पॉलिसी पैरालिसिस लेकर आती है, नीतियों के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करती है। तो ये चुनौतियां हमारे भारत देश में उस समय चल रही थी। इसीलिए ये महसूस हुआ कि भाई दल बदल को रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। इसीलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारत देश में दल बदल कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा लाया गया। इसके लिए जो शेड्यूल जोड़ी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 10th शेड्यूल है। अनुसूचियाँ आप पढ़ते होंगे कि संविधान में ऐसी बातें जो अनुच्छेद में नहीं लिख सकते थे, जो बहुत बड़ी थी, उनको हमने संविधान के लास्ट में अनुसूची बनाकर रख दिया। और दल बदल से संबंधित जो प्रावधान हैं वो 10th शेड्यूल में किए गए हैं, यानी 10वीं अनुसूची में किए गए हैं, और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है गयालाल साहब की। ये हरियाणा के विधायक थे। इन्हीं के नाम पर एक मुहावरा बना, आया राम गया राम की, है ना। इन्होंने 9 घंटे के भीतर 2 बार पार्टी बदली और 15 दिन के भीतर इन्होंने 3 बार पार्टी बदली, सोचिए आप। और इन्हीं के नाम पे मुहावरा बना, आया राम गया राम। तो आया राम गया राम की इस स्थिति को रोकने के लिए राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में कोई व्यक्ति पार्टी न बदले, इसलिए दल बदल कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि दल बदल कानून क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत थी दल बदल कानून का। तो सबसे पहला पॉइंट, स्वार्थपरक दल बदल को रोकने के लिए, यानी अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में, धन के चक्कर में, मंत्री पद के लालच के चक्कर में यदि आप पार्टी बदल रहे हैं तो स्वार्थपरक दल बदल कहलाएगा वो।
और इस बात को रोकने के लिए दल बदल कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। राजनीतिक भ्रष्टाचार है ना, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है, उससे पैसे का लेन देन हो रहा है, अवैध पैसों का इधर उधर किया जा रहा है, इससे एक तरीके का पॉलिटिकल करप्शन क्रिएट हो रहा है। सरकार में अस्थिरता आ रही है। तो देखिए एक बात समझिए, भारत देश में संसदीय प्रणाली है और ये बड़ा रोचक संदर्भ है कि संसदीय प्रणाली में टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली का लाभ भी होता है और संसदीय प्रणाली की हानि भी होती है। लाभ क्यों होता है? देखिए संसदीय प्रणाली में बहुमत का सिद्धांत चलता है, जब बहुमत है तो सरकार है, बहुमत गई तो सरकार गई। तो लाभ इसलिए है क्योंकि सरकार को इस बात का आभास रहेगा कि हम तभी तक हैं जब तक बहुमत है, अगर हमारा बहुमत चला गया तो सरकार गिर जाएगी, इससे सरकार जिम्मेवार होगी, सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी, इसलिए संसदीय प्रणाली का लाभ है। हानि क्यों है? हानि इसलिए है कि अगर रोज़ रोज़ सरकारें गिरती रहेंगी, सरकार में अस्थिरता आएगी, तो उससे नीतियों का क्रियान्वयन, पॉलिसीज़ का क्रियान्वयन उससे प्रभावित होता है, तो इसलिए हानि भी है। तो सरकार में अस्थिरता का खतरा पैदा होता है कि भाई अगर कुछ लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले गए और ऐसे में सरकार का बहुमत फेल हो गया तो ये एक खतरा है। दूसरा, पार्टी महत्व को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस पार्टी की विचारधारा को आप अपनाए हैं और उसी पार्टी की विचारधारा को साथ में लेकर आप चुनाव मैदान में गए हैं। और ऐसे में यदि आपने दल बदला तो ये जो पार्टी महत्व है इसको ठेस पहुंचेगी। तो पार्टी महत्व को बरकरार रखने के लिए, सरकार में अस्थिरता का खतरा कम करने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, स्वार्थपरक दल बदल को रोकने के लिए कानून इंट्रोड्यूस किया गया, दैट्स नोन एज दल बदल कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, आया राम गया राम की जो राजनीति थी, इस राजनीति को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए? तो दल बदल कानून के तहत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो कुछ आधार तय किए गए, जिन आधारों के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी अयोग्य। यानी दल बदल कानून में अयोग्यता के आधार तय किए गए। अयोग्यता के आधार ये थे कि सबसे पहला पॉइंट, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दे, यदि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, और यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दे रहा है तो दल बदल कानून के तहत वो अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना गया है और वो पार्टी में शामिल हो जाए, ऐसा इसलिए किया गया कि भाई अगर आप निर्दलीय चुने गए हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर चुनाव मैदान में गए हैं और बाद में आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो इससे आपने जनता की भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और आपने पार्टी ज्वाइन किया है, तो इस बात की संभावना भी हो सकती है भाई कि आप राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में ज्वाइन किए हों, किसी न किसी अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में ज्वाइन किए हों, है ना। तो ऐसे में निर्दलीय सदस्य यदि पार्टी में शामिल हो जाता है तो दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के आधार में ये भी आएगा। सदस्य पार्टी, देखो जैसे हर पार्टी का सदन के भीतर एक सचेतक होता है। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस ने लोकसभा में 20 सीटें जीती है, मानना है, जज्बाती नहीं होना, ये मत सोचने लगना कि 20 जीती क्या, तो उसी 20 में से किसी एक व्यक्ति को पार्टी सचेतक यानी विप के तौर पर नियुक्त करती है। इसका अर्थ ये होता है कि यह व्यक्ति जो होगा, जिसे आप सचेतक कहते हैं, ये पार्टी निर्देशों को सदन के भीतर लागू कराएगा। पार्टी निर्देशों को सदन के भीतर लागू कराएगा, इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधेयक पर मतदान होना है तो कांग्रेस की राय है कि पक्ष में वोट करना, तो सचेतक के माध्यम से ये निर्देश जारी किया जाएगा कि भाई सदस्य उस विधेयक के पक्ष में वोट करें। अब सपोज करो कि मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, मान लेने में क्या जा रहा है भाई, कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती का वास होता है, हो ही गया तो, है ना, तो मैं खुद को ही मान लेता हूँ। मान लो कि मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ और लोकसभा का भी सदस्य हूँ। ऐसे में कांग्रेस ने ये निर्देश जारी किया कि एक विधेयक है, इस पर मतदान आपको पक्ष में करना है, और मैंने उसके खिलाफ वोट कर दिया, यानी पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतदान किया, या मैं वहाँ से वॉकआउट कर गया। पार्टी ने कहा था वोट करना और मैंने वोट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में यह एक आधार बनेगा दल बदल का। तो वही बात लिखी हुई है कि सदस्य पार्टी पक्ष के विपरीत वोट करे या वोटिंग से अलग हो जाए तो ये दल बदल का एक आधार बनता है। अगली बात,
नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। जैसे राज्यसभा में राज्यसभा को एक्सपर्टाइज देने के लिए, राज्यसभा को विशेषज्ञता देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। तो यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो ये भी एक आधार बनेगा। तो ये 4 आधार बनते हैं दल बदल के, और इन चारों आधारों पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन इसका निर्णय कौन लेगा? सवाल यह है कि दल बदल कानून के तहत यदि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाएगा तो उसका निर्णय पीठासीन अधिकारी लेता है, यानी यदि लोकसभा की बात है तो उसका निर्णय स्पीकर लेगा, यानी अध्यक्ष लेगा। ठीक है, स्पीकर, चेयरमैन इसका निर्णय लेता है। लेकिन एक बात यहां पर आपको बहुत बखूबी समझनी है कि दल बदल के अलावा यदि किसी अन्य आधार पर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या दल बदल के अलावा किसी अन्य आधारों पर भी अयोग्य होता है? जी हाँ, संविधान में कुछ आधार दिए गए हैं जिन आधारों के तहत किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ आधार दिए गए हैं जिन आधारों के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दल बदल के अलावा किसी अन्य आधार पर यदि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति लेता है और उसको सलाह देता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन दल बदल कानून के तहत यदि डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो उसका निर्णय स्पीकर, चेयरमैन लेता है। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं कि जैसे 2/3 सदस्य, यानी पार्टी के 2/3 सदस्य यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्जिंग करते हैं तो वहां दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता। पहले ये 1/3 सदस्य लिखा था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा 2/3 सदस्य कर दिया गया। ठीक, जैसे मान लो किसी पार्टी में 200 सदस्य हैं और ये 200 सदस्य पार्टी के लोकसभा के मेंबर हैं और इसके 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होगा। दूसरा, पीठासीन सदन के अध्यक्ष पर, यानी जैसे स्पीकर पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या है? अपवाद है। देखो, लेके चले जा रहे हैं, मेंबर को तोड़ दे रहे हैं। कहा जाता है ना कि देखो हमने आपकी पार्टी के सदस्यों को तोड़ दिया, तो वही ये बना हुआ है कार्टून। ठीक है, इस बात को इंगित कर रहा है कि कैसे दल बदल किया जाता है। ठीक, अब यहाँ एक बात हमें समझनी है थोड़ा सा मेंस एस्पेक्ट में कि भाई दल बदल कानून का क्या पक्ष है और दल बदल कानून का क्या विपक्ष है। पर्टिकुलर किसी भी प्रकरण को जब आप पढ़ें तो उसके पक्ष और विपक्ष को समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि यही सिविल सर्विसेज का अप्रोच होता है। ठीक है, सिर्फ फैक्चुअल डेटा से आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की सच में तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ के पक्ष विपक्ष को जानने की आवश्यकता है। इसी को एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, इसी को विश्लेषण वाला अप्रोच कहते हैं। तो इसके पक्ष में क्या तर्क है भाई? दल बदल कानून कि इससे अवसरवादी राजनीति पर रोक लगी है ना, कि जो अवसरवादी लोग हैं, अवसर मिला वहाँ, लालच मिला वहाँ तो वहाँ चले गए, यहाँ हैं तो यहाँ मिल रहा है। ठीक, तो अवसरवादी जो राजनीति है, स्वार्थपरक राजनीति, इस पर रोक लगेगी। साथ साथ पार्टी महत्व को आगे बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि पार्टी में आप हैं और पार्टी के निर्देशों के अनुसार मतदान कर रहे हैं तो पार्टी महत्व को इससे बढ़ावा मिल रहा है। इससे पार्टी की विचारधारा स्थापित हो रही है। और यदि आप अपने विवेक से वोट करने लगेंगे, यदि आप जहां मन करेगा, जब मन करेगा, जिस पार्टी में चले जाएंगे, तो ऐसे में जो ये पार्टी महत्व है, पार्टी व्यवस्था है, ये टूट जाएगी। तो पार्टी महत्व को बरकरार रखने के लिए भी ये जरूरी है, ये इसके पक्ष में तर्क है। और कहीं ना कहीं दल बदल अगर रुकता है तो इससे सरकार में स्थिरता आती है, क्योंकि मैंने अभी ज़रूरतों में बताया था कि सरकार को स्थिर बनाने के लिए भी ये ज़रूरत है। तो ये पक्ष में तर्क है। विपक्ष में क्या तर्क है भाई? विपक्ष में ये तर्क है कि कोई व्यक्ति सांसद है और ऐसे में वो उसकी अभिव्यक्ति कहाँ गई भाई? जब वो पार्टी के ही निर्देशों के अनुसार बोल रहा है, पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही वोट कर रहा है, तो उसकी खुद की आज़ादी छिन जा रही है, खुद की अभिव्यक्ति छिन जा रही है। मान लो मेरा मन हो कि मैं ट्रिपल तलाक के पक्ष में वोट न करके विपक्ष में वोट करूं और मुझे कहा गया कि आप पक्ष में वोट करिए, तो ऐसे में मेरी अभिव्यक्ति नहीं है ना, ऐसे में तो मैं पार्टी का कठपुतली बन के रह गया हूं। तो ये एक विपक्ष में तर्क है। साथ साथ इंटर पार्टी डेमोक्रेसी पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अंतरदलीय लोकतंत्र, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ समाज में लोकतंत्र, समाज की संस्थाओं में भी तो लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक दलों के भीतर भी तो लोकतंत्र होना चाहिए। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो राजनीति, जैसे मैं अगर सदस्य हूं और किसी राजनीतिक दल का मेंबर हूं तो मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मुझे वोट देने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मुझे कहीं आने जाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं आपकी पार्टी का सदस्य हूं, अभी आपकी पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं आपकी पार्टी का हूं। अगर मुझे कल को नहीं अच्छी लगेगी, मैं चला जाऊं, तो मुझे यह स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी
नहीं है। तो वही बात कहा जा रहा है कि अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, पार्टी राज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जब पार्टी के ही निर्देश पर हो रहा है, अगर हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो हमको निकाल दिया जा रहा है, तो इससे पार्टी राज को बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ बहुत सारी ऐसे मैच्योर डेमोक्रेसी हैं जहां पर ये नहीं है। अमेरिका में यदि आप देखें कि कोई सदस्य किसी पार्टी का भले है और वो अपनी पार्टी के विपक्ष में यदि मतदान कर रहा है, तो ऐसा कुछ उसके साथ नहीं होता है कि दल बदल कानून के तहत वो अयोग्य हो जाएगा, कि ऐसा कोई वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं है। तो जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वहाँ पर दल बदल कानून नहीं है। तो ये है इसके विपक्ष में तर्क। ठीक है, इससे संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय भी आए हैं, जैसे कियोतो होलाहन केस 1992। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो ये अयोग्यता का निर्णय लेगा, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी जेआर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जेआर का मतलब होता है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर, यानी कोई भी निर्णय या कोई भी आदेश या कोई भी कानून संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है, इस बात को जब न्यायपालिका चेक करती है तो इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे भारत देश में न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। तो न्यायिक समीक्षा दल बदल कानून के द्वारा यदि स्पीकर ने निर्णय लिया तो क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? सवाल ये है। तो इस केस में, कियोतो होलाहन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जी हाँ, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी न्यायालय ये चेक कर सकता है कि लिया गया निर्णय संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे न्यायालय स्ट्रक डाउन भी कर सकता है, यानी उसे शून्य घोषित भी कर सकता है। ठीक है, इससे संबंधित एक केस और था, कीसम मेघचंद्र सिंहवाद। ठीक है, ये 2020 का मामला है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को अयोग्यता का निर्णय 3 महीने के भीतर ले लेना है, लटकाना नहीं है उसको, 3 महीने के भीतर ये डिसीजन लेना है। ठीक है, साथ साथ दल बदल कानून कैसे और प्रासंगिक हो सके, कैसे और रेलिवेंट हो सके, दल बदल कानून में कैसे सुधार आ सके, इसके लिए समय समय पर कुछ समितियों ने सुझाव दिए, इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ सुझाव दिए। उसी सुझाव में से एक सुझाव था दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे इस समय हमारे भारत देश में एनडीए की गवर्नमेंट है। एनडीए एक गठबंधन है जिसमें बीजेपी और कुछ पार्टियां सम्मिलित हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो सिर्फ पार्टी काउंट की जाती है। जैसे बीजेपी का है, बीजेपी से छोड़ के दूसरी पार्टी में गया तो पार्टी से दल बदल कर रहा है, तब वो दल बदल के दायरे में आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी गठबंधन का हिस्सा है तो गठबंधन को आधार नहीं बनाया जाता। दल बदल पार्टी छोड़ने पर लागू होता है, न कि गठबंधन छोड़ने पर लागू होता है, अलायंस छोड़ने पर नहीं। जैसे मान लीजिए कि इस समय नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ है, अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ क्या दल बदल लगेगा? क्या नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि गठबंधनों पर भी ये लागू होना चाहिए। जैसे अभी नीतीश कुमार यदि छोड़ दें तो उन पर भी दल बदल लागू होना चाहिए। ये दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि इससे दल बदल कानून की प्रभाविकता बढ़ेगी, इससे ये और प्रभावशाली होगा। एज वेल एज चुनाव आयोग ने क्या कहा कि ये जो दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो उसका निर्णय कौन लेता है? दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो उसका निर्णय स्पीकर चेयरमैन ले रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने रिकमेंड किया कि राज्य स्तर पर उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाना चाहिए, और राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाना चाहिए। हालांकि ये लागू नहीं है, ये चुनाव आयोग की क्या है? रिकमेंडेशन है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो कि इसे रेलेवेंट बनाने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए की गई। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए भाई? तो आगे की राह ये होनी चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि इसे और परिष्कृत किए जाने की ज़रूरत है। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो आयोगों ने सिफारिश की है या समितियों ने जो सिफारिश की है उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, और जो आवश्यक हो उस सुधार को लागू किया जाना चाहिए, और एंटी डिफेक्शन लॉ को और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। कहीं न कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ ने भारत देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और ये जो दल बदल है, आया राम गया राम की जो राजनीति है, उस राजनीति को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर इसे और परिष्कृत किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा तो ये
कुशल तरीके से अपनी भूमिका निभा पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। खैर, आपके लिए कुछ सूचना है कि इस 26 जनवरी के अवसर पर हमारा उत्कर्ष परिवार तिरंगा महोत्सव के तहत आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर आया है, जो कि 23 तारीख से लेकर 28 जनवरी तक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। 90% नहीं, अप टू 90%, यानी 90% तक का डिस्काउंट। ठीक है, साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और यदि आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कुछ कोर्सेज हैं, जैसे हमारे यहाँ एक यूपीपीसीएस का मेंस का कोर्स चल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ठीक है, ये कोर्स ऑफलाइन चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन कोर्स को जब हम आपके लिए लाइव कर देते हैं तो उसी को लाइव फ्रॉम क्लासरूम कहा जाता है। इसका जो प्राइस है इस समय ऑफर के तहत 5500 रुपये है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं और यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो हैं कि अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सारा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, साप्ताहिक करंट अफेयर पीडीएफ, और प्रतिदिन 6 से 8 मॉडल उत्तरों पर चर्चा हो रही है। ये बड़ा विशेष बैच है कि इसमें प्रतिदिन 6 से 8 मॉडल क्वेश्चंस पर चर्चा हो रही है। इसमें गवर्नेंस का जो सिलेबस है वो मैं ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तर लेखन के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन हो जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर आप जो आंसर अपना लिख कर सबमिट करते हैं उसका उचित फीडबैक भी हमारे कंटेंट टीम के द्वारा दिया जाता है। लगभग पूरे कोर्स के दौरान 1000 मॉडल उत्तर पर चर्चा हो रही है। बड़ी बात होती है, 1000 मॉडल उत्तर पर चर्चा करना बहुत बड़ी बात है। इससे आपकी पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और आपके अंदर एक सारगर्भित अप्रोच जो मेंस का चाहिए वो डेवलप हो जाता है। साथ साथ एक बैच आया है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच का अर्थ ये होता है कि ऑफलाइन क्लासेज जो चलती हैं उन्हीं को लाइव किया जाता है, उसको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कहते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो का अर्थ ये है कि स्टूडियो से डायरेक्ट हमारे टीचर, हमारे एक्सपर्ट लाइव होते हैं। ये बैच आपका 3200 रुपये इस समय ऑफर प्राइस है इसका। इसमें एनरोल करके आप मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, मेंस का बैच है। इसमें थ्योरी के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग पैटर्न पर चर्चा की जा रही है। इसमें 900 प्लस घंटे की क्लासेस है। मासिक करंट अफेयर पीडीएफ मिल रहा है, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा इसमें अध्यापन किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए ई नोट्स दिए जा रहे हैं। निबंध और पत्र लेखन के लिए इसमें विशेष सत्र भी है। ठीक है, और आप जो भी आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ आपके उत्तर लेखन को यहाँ पर चेक भी किया जाएगा, कंटेंट टीम के द्वारा उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। साथ साथ अर्जुन 1.0, 2.0, 3.0 के बाद अगला हमारा अर्जुन 4.0 आया है। यह एक फाउंडेशन बैच है, यानी प्रीलिम का मेंस दोनों का बैच है। और इसकी जो फ़ी है वो स्टैंडर्ड कोर्स की फ़ीस 4500 रुपये है और प्राइम कोर्स की जो फ़ी है वो आपकी 9500 रुपये है। ये बैच में आपका सीसेट पर भी फोकस किया गया है। 1400 प्लस घंटे की क्लासेस हैं और इसमें प्री टू मेंस दोनों कवर कराया जा रहा है। करंट अफेयर का पीडीएफ भी इसमें मिलता है और आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करते हुए पूरा का पूरा प्री का और मेंस का दोनों का अप्रोच आपके भीतर डेवलप किया जाएगा इस बैच में। ठीक है, साथ साथ यूपीपीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज, आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बड़ा रोल टेस्ट सीरीज का है। तो मेंस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें 16 टेस्ट हैं और अभी ऑफर के तहत जो प्राइस है आपका वो मात्र 2000 रुपये है। 2000 रुपये में आप 16 टेस्ट दे रहे हैं। 16 टेस्ट का उचित फीडबैक दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज में आपको जो फीचर मिल रहा है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। ऑल यूपी टेस्ट रैंकिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आपका तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुँचा है। राइट, एज वेल एज यूपीपीसीएस आरओ का एक फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही ले रहा हूँ और ये ऑनगोइंग बैच है। इसका जो ऑफर प्राइस है ये 3000 रुपये है। ऑफलाइन ये हमारे मिश्रा भवन सेंटर से चल रहा है प्रयागराज के, और उसी को आपके लिए लाइव कर दिया गया है और उसको कहा जा रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ठीक है, इसमें भी ऑफर चल रहा है। 23 से लेकर 28 तारीख तक ऑफर है। 3000 रुपये में आप इसे इनरोल कर सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ यूपीपीसीएस और आरओ एमसीक्यू बैच इसलिए लाया गया है क्योंकि यदि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो अब दौर ऐसा है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर अप्रोच आपके अंदर डेवलप होगा। और आरओ एक ऐसी परीक्षा है जो कि प्योर प्रैक्टिस का एग्जाम है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है। तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, इसकी जो ऑफर प्राइस है ये 1000 रुपये है। ये अभी 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ही ऑफर है। तब तक आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2025 आप जानते हैं कि अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है, लेकिन इसका
आरओ की जो परीक्षा है प्रीलिम्स की वो अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। तो इसके लिए हमने एक प्रीलिम का टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें 10 टेस्ट हैं और मात्र इसकी ऑफर प्राइस अभी 400 रुपये है। तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। फीचर्स इसके हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर पैटर्न और मॉडल क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे आपके भीतर एक प्रैक्टिस अप्रोच डेवलप हो, एक बढ़िया अप्रोच डेवलप हो। साथ साथ जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ चल रहा है। ये है लाइव फ्रॉम क्लासरूम और इंग्लिश मीडियम। स्टैंडर्ड की जो इसकी फीस है वो 10,000 रुपये है और प्राइम की फीस 16,000 रुपये है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हैं। अभी ऑफर के तहत कम फीस है और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल रही हैं, 1200 प्लस घंटे की क्लासेज मिल रही हैं। हिंदी और सीसेट दोनों इसमें क्या है इंक्लूडेड है। पीडीएफ, साप्ताहिक टेस्ट, ई नोट्स और डाउट क्लियरिंग फीचर भी इसमें ऐड है। एज वेल एज यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एक फाउंडेशन मेगा बैच हमारे यहाँ ऑनगोइंग है, चल रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास इसमें आपको मिलेगी। इसका जो ऑफर प्राइस है वो इस समय 8,600 रुपये मात्र है और ऑफर के तहत ये है जो कि 28 जनवरी तक ही है। इसमें भी आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, ई नोट्स और आस्क डाउट फीचर मिलेगा। 1000 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ इस सत्र को हम लोग विराम देते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो दल बदल कानून आज आपने देखा, इससे संबंधित जो भी सवाल प्रीलिम्स में आए हैं वो आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ दल बदल कानून के प्रावधानों का मूल्यांकन करें। ये एक मेंस का सवाल है, नोट कर लीजिए। इस सवाल पर भी आप कोशिश करिएगा लिखने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले सत्र में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।